नमस्कार पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार। आप गांधी विचार विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आप मूलतः एक समाजकर्मी एवं एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जो छात्र आंदोलन भी कहलाता है, उससे आपने अपनी सामाजिक यात्रा, सांस्कृतिक यात्रा, शैक्षणिक यात्रा एवं समाज परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत की है। तब से आप निरंतर जेपी के सपनों को, गांधी के सपनों को साकार करने में सक्रिय रहे हैं। आप गांधी विचार के आधिकारिक विद्वान के साथ साथ उसके प्रयोगकर्ता के रूप में भी पूरे देश में प्रतिष्ठित हैं। खासकर गांव, समाज एवं पंचायत को लेकर आपने जो काम किया है वह हमारे लिए प्रेरणादायी है। हमारा यह सौभाग्य है कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमें समय दिया। मित्रों, सबसे पहले आप सबके लिए जय हिंद, जय जगत। हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। ये हमारे लिए भी एक तरह से गौरव की बात है। मित्रों, आज का जो चर्चा का विषय है शिक्षा, समाज और पर्यावरण, मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा कि एक बात यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं कि हमारे सनातन चिंतन में, भारतीय चेतना में एक सूत्र मिलता है। वो कहता है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि हमारे पुरखे कह रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ अच्छी बातें हैं, सदाचार की बातें हैं, उसे आने दो, उसको अंगीकार करो, उसको स्वीकार करो। और ये जो हमारी चिंतन की पद्धति थी, ये संवाद से निकला था। हमारे पुरखों में से किसी ने अपनी बात किसी पर थोपी नहीं। हमने परस्पर संवाद में से हजारों हजार साल से जीने की एक कला का विकास किया, और उसके बूते हम कह पाते हैं कि बात कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी सारी सभ्यताएं मिट गई दुनिया में, लेकिन हम बार बार गिरते हैं, उठते हैं और खड़े होकर फिर दुनिया को कह पाते हैं, अयंग निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम ये भी कह पाते हैं दुनिया को कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हम ये भी कह पाते हैं दुनिया को कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मित्रों, मैं पौराणिक बातों में आपको नहीं ले जाना चाहूंगा। हम सांसारिक प्रश्न पर आना चाहते हैं, लेकिन इसके पूर्व हम एक बात कहना चाहते हैं। कोरोना के पहले का समाज और कोरोना से गुजर रहा समाज और कोरोना के बाद का समाज, ये एक कड़ी बनती है हमारे भूत का, हमारे वर्तमान का और भविष्य का। हमारे पुरखे आजादी के आंदोलन में जब लड़ाई चल रही थी, हम बरसों बरस से गुलाम थे, तो उस समय हम पाते हैं कि हमारे 3 बड़े लोग जिसने भारतीय समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और मुझे कोई संकोच नहीं उन तीनों का नाम लेने में। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं तीनों से सहमत होऊंगा या तीनों से असहमत होऊंगा। एक नाम जो उन 3 में से है वो है सावरकर साहब का, जो विदेश से पढ़कर आए थे भारत। उन्होंने उस समय से ही राष्ट्रवाद को भारतीय समाज के सामने रखा। एक दूसरा बड़ा नाम है, आदरणीय नाम है, वो है आदरणीय पंडित जी जवाहरलाल जी नेहरू जी का। उन्होंने अपने लिए भारतीय समाज को गढ़ने के लिए समाजवाद का विचार अपनाया।
एक तीसरा व्यक्ति भी आया जिसने ना तो समाजवाद से बैर रखा, ना राष्ट्रवाद से बैर रखा, और ना ही उस तरह की बातों को पूरी तरह से स्वीकार किया। उस व्यक्ति का नाम था गांधी। और संयोग है कि ये तीनों बाहर से पढ़कर आए थे हमारे समाज में। मित्रों, आजादी की लड़ाई चल रही थी। हम समझने के लिए केवल आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि अगर हम राष्ट्रवाद, समाजवाद और गांधी के विचार को मानव केंद्रित मान लें, मानववाद नाम दे सकें, तो विचार को आगे बढ़ाया जा सकता था। आजादी का जो संघर्ष है वो हमारा मानक है। वो इस बात का प्रमाण है कि उस समय हम संकल्प ले चुके थे, उस समय हमने कुछ फैसले लिए थे कि जाना कहाँ है। कोरोना के पूर्व के समाज को जानने और समझने के लिए भारतीय समाज के संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आजादी के बाद क्या हम उस रास्ते पर चल पाए जिस रास्ते से चलना था? क्या वहां हम पहुंच पाए जहां पहुंचना था? इसका उत्तर आपको स्वयं तलाशना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा प्रश्न है कि जाना कहां था और कहां हम चले आए। एक बात। एक दूसरी बात मित्रों, कि आज पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में दिखता है, और ये विस्फोट जो पिछली सदी में हुआ है उसको समझने की जरूरत है। खास करके दो बड़े विस्फोट दुनिया में हुए हैं। एक विस्फोट तो सूचना क्रांति के रूप में आया है, संचार क्रांति हुई है, और टेक्नोलॉजी का ज्ञान अर्जन के लिए एक बड़ा विस्तार हुआ है। दूसरी तरफ हमारे समाज के जो कमजोर लोग थे, जो दबे कुचले थे, ना केवल समाज के बल्कि दुनिया के, उनकी आवाज सामने आई है, उनकी आवाज बुलंद हुई है। और वो आवाज दबे कुचलों के आवाज के रूप में सामने आया है, स्त्रियों के रूप में सामने आया है। तरह तरह की पीड़ाओं का उभार हुआ है, और उसके खिलाफ प्रतिरोध की एक ताकत खड़ी हुई है। और उस प्रतिरोध के प्रतीक औजार के रूप में गांधी का रास्ता, सत्याग्रह का रास्ता भी आया है। तो मित्रों, ये कुछ हमारी पुरानी चीजें। कोरोना का जो वर्तमान दौर है, हम देख पा रहे हैं, खासकर भारतीय समाज में, और केवल ये भारतीय समाज में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के समाज में आप देखेंगे, और इस पर अगर विचार करेंगे कि ये कोरोना का विस्फोट हुआ कहां से है। मैं जगह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि कोरोना वहां से विस्फोट किया है जहां आज का समाज समृद्धि और विकास के ऊंचाई पर खड़ा है। चाहे वो वुहान शहर हो चीन का, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, रूस हो, फ्रांस हो, और महाबली अमेरिका हो। एक छोटे से कीटाणु ने गजब का काम कर दिया। पूरी दुनिया के समृद्धि और विकास की ऊंचाई पर बैठे हुए लोगों को घुटनों के बल ला दिया। ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये एक बड़ी घटना हुई है। इसको हम अगर हल्के में लेंगे तो शायद भविष्य के भारत का निर्माण किस दिशा से हो ये हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये गलती हमसे हो चुकी है। आजादी के बाद हमें जिस रास्ते पर जाना था, हमें जिस रास्ते पर बढ़ना था और जहां पहुंचना था, हम क्षमा सहित हम सबके प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहना चाहेंगे कि आजादी के सपनों का भारत हम नहीं बना पाए। हम उस रास्ते को छोड़ दिए। अब वो अलग बहस का विषय है कि रास्ता कौन सा है, क्या है, वो आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां हम जाना चाहते थे। आज कई प्रकार के डर मनुष्य पर, भारतीय समाज पर भी कायम है। बड़े पैमाने पर लोग समृद्धि और विकास के शिखर इलाकों से भाग रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। 2008 में जब मैं कोसी के इलाके में घूम रहा था
तो लोग कहते थे कि लोग ही यहाँ नहीं टिक पा रहे हैं, रहना नहीं चाहते हैं, तो कोशी अब जो जैसा है होना है वो हो जाएगा। तो हम उस समय कहते थे कि नहीं, रुकिए, मिट्टी के साथ रुकना सीखिए। मित्रों, आज एक परिस्थिति आई जब ये पलायन करते हुए लोग लगातार शहरों से गांव की तरफ आ रहे हैं, और एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या होगा आने वाले समय में, आने समय की शिक्षा कैसे होगी, क्योंकि कुछ चीजें जो पुराने समय में पुराने शब्दों में मुझे बताया गया था वो आज नए शब्दों में, आज की भाषा में हमारे सामने आ चुका है। जैसे आप देख रहे हो एक शब्द प्रयोग हो रहा है, 2 गज जमीन की दूरी बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन की बात हो रही है, क्वारंटाइन की बात हो रही है, लॉकडाउन जैसे शब्द आ गए हैं, मास्क शब्द आ गए हैं, ग्लव्स आ गए हैं, पीपीई आ गया है, किट आ गया है। ये सब आने वाले समय में हमारे शिक्षण के और सामाजिक जीवन के अब अंग बन के रहेंगे, ये सारे शब्द। तो एक दिख रहा है परिदृश्य, इस परिदृश्य में जो दर्द छिपा हुआ है उसको समझने की जरूरत है। दर्द भूख का है, दर्द मृत्यु का है, दर्द हिम्मत हारने का है, दर्द विकल्प के नहीं मिलने का भी है, और इस दर्द में लोग रास्ता तलाश रहे हैं। कल्पना कीजिए, कोई भी व्यक्ति सिहर जाएगा कि भूख और कोरोना, 2 मौत किसी के सामने खड़ी हो, तो वो भागेगा नहीं तो क्या करेगा? एक सामान्य उत्तर आता है। लेकिन मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, खासकर कोसी के इलाके से, कि आज का विषय जब हमने शिक्षा, समाज और पर्यावरण को हाथ में लिया, तो 2 शब्दों में हम शिक्षा के बारे में आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से लंबे समय तक बात नहीं कही जा सकती है, और ये सारी बातें इसलिए आने की जरूरत है कि अगर मौका लगे तो कभी हम इस पर विस्तार से बात करें, इन चीजों को समझने की कोशिश करें। शिक्षा बीएन मंडल विश्वविद्यालय ज्ञान का एक केंद्र है, वहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं। आज हमको पता है कि कई विश्वविद्यालय के बड़े पदाधिकारी, कुलानुशासक महोदय, सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य वगैरह हमारी बात को सुन रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो सूचना की क्रांति हुई दुनिया में, आज तो सूचना का बड़ा स्रोत कई कई रूपों में सामने आ चुका है। उस परिस्थिति में वर्ग के वर्ग का, क्लासरूम एजुकेशन का महत्व प्रश्नवाचक के रूप में आ गया है। परंतु मैं कहना यह चाह रहा हूं मित्र कि जानकारी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसका अभ्यास नहीं है। हमारे शिक्षा की नीति में लर्निंग बाय डूइंग नहीं है। सीखते हुए करने का कोई व्यवस्था नहीं है, वो कौशल हम नहीं बना पाए। हम केवल अपने बच्चों को सूचनाएं दे रहे हैं, और ये सूचनाएं आज तकनीकी क्रांति के कारण सहज उपलब्ध है। इसलिए उनके मन में अब वर्ग में आकर क्लास करने, उठने बैठने का भाव बहुत कमजोर पड़ गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि दुर्भाग्य से हमने हमारी पिछली पीढ़ी ने भी और हमने भी केवल सूचनाओं को ज्ञान मान लिया। नहीं मित्र, दोस्तों, सूचना होती है, और वही जानकारी हमारे जीवन में प्रयोग में जितना उतरता है उतना ही हिस्सा ज्ञान बनता है। तो ज्ञान का समाज पीछे भी था, आगे भी रहेगा। तो ज्ञान की पद्धति हमें बनानी पड़ेगी कोरोना के बाद, अगर हमको गंभीरता से विचार करना है। तो एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, समाज की अब तक जो भी परिभाषाएं गढ़ी गई,
और उसकी बनावट जो भी रही हो, दुर्भाग्य से हमारे पुरखों ने जो कुछ सोचा था उसमें से कुछ ऐसी विसंगतियां आ गईं जिसके पक्ष में हम नहीं बोल सकते हैं। हमारे जीवन में उन चीज़ों की निंदा होती रही है और हम जाति, संप्रदाय और लिंग के गहरे आक्रोश, विरोध प्रतिरोध, आरोप प्रत्यारोप में बहुत गहराई तक उलझ चुके हैं। कोरोना के बाद का जो समाज बनने वाला है, हमको ये कोरोना से सीखने की जरूरत है कि कोरोना किसी को नहीं बकसता है, न जाति, न संप्रदाय, न लिंग, ये सारी चीजें। एक दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि पिछली सदी में सूचना की क्रांति हो गई, 21वीं सदी में एक और दूसरी बात हुई कि हमारी स्त्रियां बड़े पैमाने पर चौखटे से बाहर आई, दबे कुचले लोग बाहर आए और उन्होंने कहा कि ये देश हमारा भी है, ये समाज हमारा भी है, हमारी भी हिस्सेदारी कबूल करो, हमारी भागीदारी कबूल करो, विकास में कबूल करो, विकास के परिणाम में कबूल करो। उनके मन में भी चाहत पैदा हुई सुख की, समृद्धि की, टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने की, ये सारी चीजें उनके मन में हुई। कोरोना काल में जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं और जितने लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं और स्वस्थ होकर जा रहे हैं, तीनों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों में लगभग कोरोना ज्यादातर पुरुषों पर हमलावर है। स्त्रियों के मुकाबले पुरुष ज्यादा कोरोना के शिकार हो रहे हैं। तो कोरोना के बाद के समाज के लिए आपको इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में वो कौन सी विकृति, वो कौन सी गंदगी घुस आई और किसके बीच घुस आई। हम मानते हैं कि आज भी दुनिया भर की और भारतीय समाज की, बिहारी समाज की और खासकर कोसी के इलाके के समाज की स्त्रियां आधुनिकता के अर्थ में आधुनिक नहीं है, और जो लोग आधुनिक हैं वहां हमला कोरोना का हुआ है। तो कोरोना के बाद के समाज में हमको एक बार आधुनिकता के इस अंधविश्वास पर विचार करना पड़ेगा और गंभीरता से तय करना पड़ेगा कि आनो भद्रा कृतवो जंतु विश्वतः, सद्विचार इस सभ्यता में कितना है और इस दौर में कितना है, ये हमको विचार करना पड़ेगा। और उसी तरह से हम अपने पुरातन के विचार में भी ये तय करेंगे कि उसमें से सद्विचार क्या है और कुविचार क्या है। तो हमारे पुरखे ने तो कहा था कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे का उपकार करना सद्विचार है और दूसरे को तकलीफ देना कुविचार है। इसको छोड़ने की जरूरत है। तो मित्रों, शिक्षा के बारे में थोड़ी सी बात हमने कही। समाज जैसा भी था वैसा था। आजादी के बाद हम देखते हैं कि कई विसंगतियों के कारण, कई आरोह अवरोह के कारण, आरोप प्रत्यारोप के कारण, बदलाव की इच्छा के कारण आज समाज पूरी तरह से सामाजिक आदेश विहीन हो गया, बिखर सा गया है। व्यक्ति सहमा सहमा, डरा डरा लगता है। समाज डरा डरा, सहमा सहमा दिखता है। भय का एक वातावरण बना हुआ है। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है, इसमें समय लगा है। तो अगर सही रूप में कहें तो समाज बचा ही नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्य से फिर हम माफी मांगेंगे आप सबसे कि मेरा किसी राजनीतिक दल से ना कोई बैर है और ना कोई उनसे विरोध है। स्नेह तो सबके लिए है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से आज भारत में, भारतीय समाज में और दुनिया की सरकारों में भी, पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जब हम सरकारें शब्द प्रयोग करते हैं
तो जाहिर है कि आज भारत में पक्ष और विपक्ष दोनों सरकारों में मौजूद हैं। कोई दिल्ली की सरकार में है, कोई राज्य की सरकार में है। हम सबके बारे में कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों ने आज़ादी के बाद से आज तक भारत को जो रास्ता दिखाया है, इन सबका रास्ता एक ही है और वो रास्ता यही कहता है कि विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा, चरम पर विकास होगा। हम भी सहमत हैं कि विकास होगा, चरम पर विकास होगा। अंतर उनसे हमारा केवल इतना है कि विकास के जो रास्ते अपनाए गए हैं उस रास्ते से थोड़े से लोगों का विकास होगा और बहुसंख्यक लोगों को विनाश की पीड़ा झेलनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और यही कुर्बानी आज हम दे रहे हैं। हम दिल्ली के सरकार बनाने में मतदाता हैं, मुंबई की सरकार बनाने में हम मतदाता हैं, लेकिन आज हम प्रवासी हो गए हैं। हमें भागने को विवश किया गया। ये जो हालात बने हैं, इस हालात को समझने की जरूरत है। और ये रिवर्स माइग्रेशन केवल भारत में नहीं हो रहा है, इटली में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। खबरें आ रही हैं यहां तक कि ब्रिटेन में तब के शासकों ने गांव को बुलडोजर चलाकर उजाड़ दिया था, लाखों लोगों को मारा गया था आधुनिक सभ्यता के विकास के नाम पर, शहरों के नाम पर। और आज उसी ब्रिटेन के लोग गांव के भग्नावशेष तलाश रहे हैं। इटली के हजारों हजार लोग खंडर परे गांव में पहुंच चुके हैं, वो पुनर्निर्माण में लग चुके हैं। हमारे यहां करोड़ों लोग गांव वापस आ रहे हैं। कोरोना के बाद के समाज में हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि ये जो वापस आ रहे लोग हैं, इनका क्या होगा? क्या इन्हें हम छोड़ देंगे? ताकि यह हम विकास की कोई ऐसी बात सोचेंगे कि इन्हें दिल्ली नहीं जाना पड़े। मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूं, या कोई चीज खड़ा हो, तीन बातों पर चीजें खड़ी होती हैं। जिसके लिए जमीन की जरूरत होती है और श्रम की जरूरत होती है, यानी मजदूर की जरूरत होती है, और पूंजी की जरूरत होती है। पूंजी के कारण टेक्नोलॉजी भी आता है, मैनेजमेंट भी आता है। अगर जरूरत तीनों चीज की है तो क्यों नहीं ऐसी संरचना खड़ी हो सकती है कि उसके संचालन में और उसके भागीदार बनने में और उसके मुनाफे के वितरण में इन तीनों तबकों की हिस्सेदारी कायम हो। जो जमीन देगा वह भी कारखाने का हिस्सेदार बनेगा, जो मेहनत करेगा वह भी हिस्सेदार बनेगा, जो पूंजी देगा वह भी हिस्सेदार बनेगा, आदर और सम्मान के साथ बनेगा, प्रेम से बनेगा, स्नेह से बनेगा। क्या ऐसी चेतना हम बना सकते हैं? ये हमारे लिए कोरोना के बाद के समाज की दृष्टि से एक बड़ी चुनौती होगी। मित्रों, कोरोना काल में डर व्याप्त है, भय व्याप्त है, भूख का भय और कोरोना का भय, मृत्यु का भय। एक और चीज व्याप्त है जिसे हम एक शब्द में कहना चाहते हैं, वो है भ्रम का। भ्रम फैला हुआ है। हम मान लेते थे पहले कि भगवान सब कुछ कर देंगे। अब जमाना आया जब हमें कहा जा रहा है और हमें ये फर्क नहीं बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान में क्या फर्क है। तो जिस तरह से धर्म और संप्रदाय के नाम पर अंधविश्वास समाज में पैदा हुआ, उसी तरह से टेक्नोलॉजी के नाम पर भी एक अंधविश्वास समाज में पैदा हुआ और इस दोनों अंधविश्वासों ने आपस में तालमेल कर लिया। एक बात हुई, एक दूसरी बात हुई जिसको साफ साफ समझने की जरूरत है कि आजकल जब हमारे पक्ष के मित्र या विपक्ष के मित्र अपने नेताओं को लेकर कोई टिप्पणी करते हैं, विरोध में बोलते हैं, तो मैं हंसता हूं। आप सोच सकते हैं मैं हंसता क्यों? मुझे लगता है, आप सोच कर देखिए, विचार कर देखिए मेरे इस प्रश्न पर। क्या जो फैसले आ रहे हैं, ये फैसले सरकारें ले रही हैं?
क्या इस फैसले को लेने में राजस्थान के गहलोत साहब की भूमिका है, बघेल साहब की भूमिका है, योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका है, शिवराज सिंह चौहान की भूमिका है, या केरल के मुख्यमंत्री की कोई भूमिका है? ये सभी अलग अलग कथित दलों के नेता हैं, सरकार हैं। क्या मोदी जी फैसला ले रहे हैं? नहीं मित्रों, इसी भ्रम को से हमको बाहर निकलना है कि ये भ्रम क्या मामला है। मुझे लगता है कि पिछले 40 सालों में और पिछले 100 सालों में विकास के जिस रास्ते पर हम चले, उस रास्ते के कारण एक नई ताकत दुनिया के सामने आई। उसको समझने की दृष्टि से अगर आप कहें बाजार, मैं बाजार का विरोधी नहीं हूं। हमारे पुरखे बाजार बनाए थे। यही वो कोसी का इलाका था जहां से कपड़ा और मसाला पूरी दुनिया में जाता था। मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं कि 1902 के पहले तक कोसी के इलाके में पंजाब से लोग धान काटने आते थे। क्या बात हो गई कि हमको आज धान काटने जाना पड़ रहा है? कोसी के इलाके में हमारे पुरखे, हमारी माँ बहनें गीत गाती थीं ये कहते हुए कि कोसी आप आई हैं, बहुत अच्छा किया, जाइए फिर अगले साल आइएगा। ये सब कुछ जो छूट गया और जो हमने छोड़ दिया, हमको कहकर छुड़वाया गया, इन सब पर विचार करने की जरूरत है कोरोना काल में। और अगर इस पर आप विचार नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि कोरोना के बाद का समाज का कोई नक्शा हमारे सामने नहीं आएगा। मित्रों, आप देखें, कोरोना काल के पहले दुनिया में जिन चीजों पर बहस हो रही थी, उस बहस में ग्लोबल वार्मिंग पर बहस हो रही थी, जलवायु परिवर्तन पर बात हो रही थी, प्रदूषण पर बात हो रही थी, पर्यावरण असंतुलन पर बात हो रही थी। 20 लाख करोड़ से ज्यादा हमने केवल गंगा सफाई के नाम पर खर्च किया और गंगा साफ नहीं हो रही थी। कोरोना काल में 20 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और वही वैज्ञानिक लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो 60%, 70% खत्म हो गया। वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि गंगा की धारा स्वच्छ और निर्मल हो गई, कल कल निनाद कर रही है गंगा, हरा कचोर हो गई है कोसी। क्या हुआ ये? मित्रों, प्रकृति ने अपने को रीसेट किया, प्रकृति ने अपने को सुधार कर प्रस्तुत किया और प्रकृति हमसे, आपसे कह रही है कि देखो हम कैसे गंदगी से मुक्त हो रहे हैं। तो हमारे आपके लिए प्रकृति संदेश दे रही है कि हमने जीवन में जो गंदगी भर ली है, उस गंदगी से मुक्ति पर विचार करो, क्योंकि हम भी प्रकृति के अंश हैं। मित्रों, ये तो कुछ नकारात्मक बातें हैं। विचार इस पर करिए कि हमारे पास क्या है, क्योंकि कोरोना के बाद का समाज जब आप करेंगे, सोचेंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आगे का समाज किस रूप में था। कोरोना काल में जब जलवायु परिवर्तन या इस तरह के सारी चीजों पर बात हो रही थी, तो पिछले 20 सालों से कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ विकास के काम हो रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का बहुत ही जोर है आज। तो बिहार में भी हमने 6 लेन बनाए हैं, 4 लेन बनाए हैं। ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं, तो क्या इसके कोई तालमेल नहीं है? क्या इसका कोई मिलान नहीं है कोरोना काल से और आगे के समाज से? जो उपलब्ध जानकारी है, वो जानकारी ये है कि गोरखपुर से गुवाहाटी तक का इलाका नेपाल है,
पहाड़ का इलाका बद्रीधाम उत्तराखंड है, पहाड़ का इलाका तिब्बत है। दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा जल इन्हीं इलाकों में मौजूद है। एशिया महादेश में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन आपके पास है और कमर तोड़ मेहनत करने वाले श्रमिक आपके पास हैं। और इन्हीं इलाकों से ज्ञान के कभी स्रोत फूटे थे, वो भी है। जब हम कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी, तो इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि किस इलाके के बूते भारत सोने की चिड़िया थी। हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि गोरखपुर से गुवाहाटी का इलाका, बनारस से गंगा सागर तक का इलाका, यही वो इलाका था जिसके बूते हम 13वीं शताब्दी में दुनिया से कह पाए थे और मुक्त व्यापार व्यवस्था ही चल रही थी। हमने कपड़े दिए थे दुनिया को, हमने मसाले दिए थे दुनिया को, हमने मखाना दिया था दुनिया को, हमने मछली दिया था दुनिया को, हमने दूध दिया था दुनिया को, और तरह तरह के छोटे छोटे खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग दिए थे हमने। हम कपास पैदा करते थे। ये सारा खेल हुआ कैसे? क्या इसका विकास से कोई रिश्ता नहीं है? इस पर आज विचार करने की जरूरत है कि रिश्ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो गोरखपुर से गुवाहाटी तक का, वाराणसी से गंगा सागर तक का इलाका है, जिसके प्राकृतिक संसाधनों की लूट अभी तक संभव नहीं हो पाई है, और आज दुनिया के तमाम बाजारवादियों की नजर इस संसाधन पर है, तो इस दृष्टि से भी हमको सचेत रहने की जरूरत है। और कोरोना के बाद का समाज जो बनने वाला है, हम आपको बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारे मजदूर भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं, और सोच समझकर भगाए गए हैं। और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है, क्योंकि दोनों की चाहत एक ही है, दोनों पूंजी और बाजार के समर्थक हैं। इसलिए इनके झगड़े उसी तरह के हैं जैसे कि दो मामू आपस में लड़ते हैं। इस पर विचार करिए कि आज हिंदुस्तान में और दुनिया में विपक्ष नहीं है। ये जो तथाकथित पक्ष और विपक्ष है, दोनों के चाल, चरित्र और चेहरे एक हैं, एक समान हैं। इस दृष्टि से विचार करने की जरूरत है। फिर मैं एक साफ कर दूं, मैं राजनीति का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैं समाज को जब देखता हूं तो समाज को अकेले देखना संभव नहीं है। आज अगर समाज पर विचार करना है तो राजनीति पर, अर्थनीति पर, संस्कृति पर, सभ्यता पर, विकास के तौर तरीकों पर, सारी चीजों पर विचार करना पड़ेगा, और तब जाके आप समाज के बारे में सही विचार कर सकते हैं। मित्रों, ये इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कुछ चीजें आज खुलकर बात करने की जरूरत है। अब कोरोना का जो असर है, कोरोना के बाद के समाज में आप उस तरह से नहीं मिल पाएंगे जिस तरह से कभी हम मिला करते थे। हम उस तरह की सभाएं शायद नहीं कर पाएंगे जिस तरह की हम कर पाते थे। हम उस काल में उस तरह से आलिंगन भी नहीं कर पाएंगे एक दूसरे का जिस तरह से कर लिया करते थे। तब कैसे होगा? क्या तरीका होगा? मित्रों, मैं जब दूर दूर तक देखता हूं तो मेरी समझ बनती है कि सरकार जैसी है वैसी है, बाजार जैसा है वैसा है। इस परिस्थिति में मुझे विचार अगर करना है तो इस रूप में विचार करना चाहिए हमको कि आने वाली जो परिस्थितियां हैं उसमें समाज की राजनीति कैसी होगी, समाज की अर्थनीति कैसी होगी, समाज संचालन का क्या तौर तरीका होगा, अन्याय है तो उसका प्रतिरोध कैसे हम करेंगे। मित्रों, मैं साफ कर दूं कि हिंसा को लेकर जहां तक मैं गांधी जी को समझ पाया हूं एक विद्यार्थी के नाते, सवाल केवल नैतिक बोध का नहीं है, सवाल व्यवहारिकता का भी है। पिछले 200 साल में
250 साल में औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया में बाजार और सरकारें इन्होंने अपनी जो ताकतें बढ़ाई हैं, उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण आई हैं। वो आई है लीकर इंडस्ट्री के रूप में, शराब जैसी नशा जैसी चीजों के गंदगी के रूप में, और दूसरा आया है सैन्य ताकत बढ़ाने के रूप में। ये जो पूरा सैन्य ताकत बढ़ा है, इसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? ये करोड़ों करोड़ लोग कैसे लड़ेंगे, कैसे खड़े होंगे? जब हम लड़ने की बात कहते हैं तो उसका कतई मतलब नहीं है कि हम कोई युद्ध की बात कर रहे हैं। परिवर्तन है, समाज है, सरकार है, और उसमें अगर ऊंच नीच होगा, अन्याय होगा, विषमता होगी, तो लोग प्रतिरोध करेंगे। तो कोरोना के बाद हमें प्रतिरोध की ताकत पर भी विचार करना पड़ेगा, उसके तौर तरीके पर विचार करना पड़ेगा। मैं केवल आपको ध्यान दिलाता हूं, गांधी ने अपने समय में सत्याग्रह के कई प्रयोग किए, और उस प्रयोग से उन्हें एक सूत्र निकला। वो सूत्र निकला व्यक्तिगत सत्याग्रह का। उस व्यक्तिगत सत्याग्रह के रास्ते उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब कोरोना के बाद के समाज में हमको इन तमाम चीजों पर विचार करना पड़ेगा, और कोई न कोई रास्ता मुझे निकालना पड़ेगा। अगर ये रास्ता हम नहीं निकाल पाए तो फिर हम अगर पुराने ही रास्ते पर चलते रहे और उन्हीं रास्तों को हमने सही माना, जिस रास्ते से कोरोना पहुंचा है, कोरोना आया है जिस रास्ते पर चलने के कारण, अगर उस रास्ते पर हम पुनर्विचार नहीं करते हैं और उसी रास्ते को फिर से हम दोहराते हैं, तो मुझे इस बात का डर है कि इस बार तो कोरोना आया है, आने वाले समय में कोई टरोना आएगा, और उससे भी अगर हमारी गुलामी मजबूत नहीं होगी तो मरोना आएगा। मानवीय सभ्यता के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। दुनिया के 100 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता कह रहे हैं कि दुनिया में पानी को लेकर एक विश्व छिड़ सकता है, संसाधनों को लेकर विश्व छिड़ सकता है। तो मित्रों, आज जब हम पूंजी के पाप को झेल रहे हैं, आज जब हम धरती के ताप को झेल रहे हैं, घर से लेकर आतंकी हिंसा तक के नाना प्रकार के श्राप को झेल रहे हैं, तो हमको सावधान होने की जरूरत है और नए रास्ते की तलाश हमको करनी पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि हम विकास के वर्तमान मॉडल के बारे में, बाढ़ हो या सुखाड़ हो, खेती हो या किसानी हो, उद्योग हो या कुटीर उद्योग हो, उस पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं और करना पड़ेगा। एक अंतिम तौर पर मैं बात कहना चाह रहा हूं कि अभी सरकार के स्तर पर 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई है पैकेज की। हम केवल इतना कह रहे हैं कि ये दूसरा पैकेज भी आ सकता है और 30 से 40 लाख करोड़ का हो सकता है। लेकिन इस भ्रम में ना रहिए कि कोई स्वराज आने वाला है। पूंजी का पाप सर चढ़कर बोल रहा है। ये इसलिए आएगा कि बाजार में अगर कैश नहीं रहेगा, नकदी नहीं रहेगा, तो मांग और पूर्ति का पूरा तंत्र बिखर जाएगा। तब हमको आने वाले समय में इस पर विचार करना पड़ेगा कि जल, जमीन, जंगल, खेती, पशुपालन, खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, इन सब चीजों को कैसे खड़ा करेंगे, और खड़ा भी करेंगे तो इसका मालिक कौन होगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि महाजन नहीं आएंगे। मैं महाजन को आदर देता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, वो आए, मिलकर काम करें और हम उस तरफ बढ़ें। कोरोना के बाद पर्यावरण की दृष्टि से, समाज को फिर से एकीकृत करने की दृष्टि से, शिक्षा को वास्तविक शिक्षा के रूप में बदलने से, हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, हर किसी के मन के प्रति सम्मान जगे, हर कोई अपने को सम्मानित महसूस करे, अगर इस तरफ मुझे बढ़ना है तो इसमें मुझे लगता है
कि खादी ग्रामोद्योग के, कुटीर उद्योग के अनुभव हमारे पास हैं। हमारे पुराने समाज में परंपरागत रोजगार थे, उसके अनुभव अपने सामने हैं। कौशल विकास के तौर पर बहुत सारे लोगों के अनुभव अपने सामने हैं। और ये जो बिहार के लोग, भारत के लोग जो गांव की तरफ आ रहे हैं, वो अपने साथ कुछ हुनर लेकर भी आ रहे हैं। तो उस हुनर का, इन सब तरह के हुनर का इस्तेमाल करना अगर हम सीख जाएं, हम कोई पद्धति अगर बनाना सीख जाएं, तो हम ढेर सारी चुनौतियों का मुकाबला कर लेंगे। और ये इसलिए मुझे करना पड़ेगा कि हमारे पास पानी है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास मजदूर है, हमारे पास किसान है, हमारे पास कारीगर है, हमारे पास हुनर है। इन सबको जोड़कर अगर कोई व्यूह रचना बन सके, तो मुझे लगता है कि कोरोना के बाद की शिक्षा, समाज और पर्यावरण को लेकर एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा तौर तरीका, खाने का, उठने का, बोलने का, चलने का, संयम का, अनुशासन का, सब हम पैदा करना चाहेंगे, पैदा कर लेंगे, जो हमें इस बात का हक देता हो कि हाँ, मैं मनुष्य हूं। और मनुष्य के बारे में बहुत साफ रहिए मित्रों, कि 4 काम जो मनुष्य करता है वो जानवर भी करते हैं। आहार मनुष्य भी लेता है, जानवर भी लेते हैं। निद्रा मनुष्य भी लेता है, जानवर भी लेते हैं। शौच मनुष्य भी जाते हैं, जानवर भी जाते हैं। मैथुन मनुष्य भी करता है, जानवर भी करते हैं। तब हम मनुष्य किस कारण से है? तो वो कारण है ज्ञान आधारित समाज की रचना, वो कारण है विद्या की रचना, वो कारण है हमारा विवेक, हमारी बुद्धि। तो कोरोना के बाद के समाज में इस बात का डर है कि हम विवेक, बुद्धि और ज्ञान को छोड़कर कहीं अपनी जो ये डर वाली स्थिति है, इसके आगोश में इस कदर न बंध जाए कि हम गुलामी की तरफ और बढ़ जाए। इसलिए मुझे कहना है अंतिम तौर पर कि गुलामी का समाज बनने का एक खतरा है। अगर हमारे पुरखों ने, हमारे अगुआ लोगों ने रास्ता नहीं बदला, तो ऐसे मुझे संकेत मिल रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बात हो रही है कि आने वाले समय में विकास का कौन सा रास्ता अपनाया जाए। मित्रों, अगर उसी रास्ते पर चलते रहे तो मुझे मानवीय समाज की गुलामी का और गंभीर गुलामी का खतरा दिख रहा है। और अगर हमने बदला उसको, और अगर हमने आत्मचिंतन किया, आत्ममूल्यांकन किया, तो मुझे उम्मीद है कि हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ पाएंगे जिसमें कार्य आनंद का स्रोत होगा और हम आनंद पूर्वक कार्य करेंगे, परस्पर प्रेम और करुणा के सहारे जीना सीखेंगे। जाति, संप्रदाय, इन चीजों का उपयोग आज दुनिया भर में इस बात के लिए हो रहा है कि असली मुद्दे से हम किनारे हो जाएं, असली मुद्दे पर विचार छोड़ दें। तो मित्रों, कोरोना के बाद के समाज में हमें इस प्रकार के आवेग और उत्तेजना से भी बचना पड़ेगा। हम जानते हैं कि थोड़े से जो भी लोग हमको सुन रहे हैं वो बड़े ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, आदरणीय हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत से हमें समय दिया है। आप सबको अगर हमारी इस बात से कुछ भी आगे का रास्ता तलाशने में मदद मिले तो ये हमारे ऊपर उपकार होगा। हम अपनी तरफ से आपको कह सकते हैं कि सूत्रों में और इतने समय में जितनी बातें हम कह सकते थे, हमने ईमानदारी से कहने की कोशिश की है। आगे हमारी सेवा आपके लिए उपलब्ध रहेगी। जो प्रश्न आए होंगे उन प्रश्नों का उत्तर, जो कुछ भी लोगों को लगता हो कि इस पर और विचार करने की जरूरत है, तो आप हमें जब भी आदेश करेंगे हमारी सेवा उपलब्ध होगी आपके लिए। मित्रों, फिर से पुनः मैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय परिवार को, आदरणीय कुलपति जी को, आदरणीय प्रति कुलपति जी को, कुलानुशासक महोदय को, कुल सचिव महोदय को, सभी विद्वज्जन शिक्षक साथियों को, छात्रों को, नौजवानों को, खासकर अपने बेटे बेटियों को फिर से हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कोसी के नागरिकों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कोसी के अलावा देश भर में और दुनिया भर में जहाँ भी जो लोग हमें आज सुन पा रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सब के प्रति हम प्रेमपूर्ण, विनम्र
प्रणाम समर्पित करते हैं, नमस्कार समर्पित करते हैं और पुनः आपसे हम कहते हैं कि एक बार फिर हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। डरने की कोई जरूरत नहीं है और जो सावधानियां हैं उसको गिरह बांधकर सावधानी को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। चाहे वो 2 गज दूरी का मामला हो, चाहे खान पान को बदलने का मामला हो, जो कुछ भी हमें करना है वो करेंगे और इस विश्वास के साथ करेंगे कि न केवल कोरोना हारेगा बल्कि संभावित टरोना भी मरेगा और मरोना भी मरेगा। हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो सही अर्थों में आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा, स्वदेशी होगा और स्वदेशी की वह कल्पना, स्वावलंबन की वह कल्पना जिसमें सभी के सभी लोग भागीदार भी होंगे और उसके लाभ का हिस्सा भी पाएंगे। तभी हम सही अर्थों में आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ पाएंगे। इसलिए मुझे आपको सबको जो काम 70 साल पहले शुरू होना चाहिए था वो आज फिर कोरोना के बाद करना पड़ेगा और अगर इसको हम कर पाए तो हम ऐसी शिक्षा की तरफ बढ़ पाएंगे। एक बात शिक्षा के मामले में कहना चाहेंगे कि इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि आने वाले समय में शिक्षा कक्ष का, शिक्षा के तौर तरीके का पूरा स्वरूप बदलना पड़े। तो मेरा उसमें इतना ही कहना है कि तकनीकी के सहारे हम सूचना तो दे देंगे अपने बच्चों को, ज्ञान में बदलने के लिए हमें लर्निंग बाय डूइंग का कोई न कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। समाज में प्रेम और करुणा बना रहे, आपस में संवाद बना रहे, आपस में मुद्दों को लेकर बहस जारी रहे, इस बात के लिए भी कोई तौर तरीका हमें बनाना पड़ेगा और इसको मुझे परंपरा में तलाशना चाहिए। एक अंतिम सूचना मैं दूं मित्रों कि जब ये कोरोना आया तो मास्क को लेकर बहुत हाहाकार मचा हुआ था। तो मैंने हिम्मत करके कहा लोगों से कि मास्क की चिंता क्यों कर रहे हो, गमछा क्यों नहीं रख रहे हो। आप तलाशेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी परंपरा में, हमारी देशज ज्ञान परंपरा में हजारों हजार ऐसी चीजें हैं मौजूद जो हमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का तौर तरीका भी सिखा सकता है। ये खास बात मैं इसलिए अंतिम तौर पर बोल रहा हूं मित्रों कि दुनिया में जो समर्थ लोग हैं, जो पूंजी वाले लोग हैं, कोरोना के बाद के समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की सारी पुरानी व्यवस्थाएं एक तरह से चरमराने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। हो सकता है कि आने वाले दौर में कोरोना के बाद के समाज में इम्यून बेस्ड मेडिकल फैसिलिटी का विकास हो जाए और तब रोग की दवा न खोजी जाए बल्कि इस दवा का निर्माण शुरू कर दिया जाए कि इम्यून मजबूत कैसे होगा। इसको अगर आप दार्शनिक शब्दों में समझना चाहें तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि धर्म से हमने सीखा था आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान। आधुनिक विज्ञान हमें कह रहा है कि शरीर भी अमृतत्व प्राप्त कर सकता है अगर उसका प्रतिरोधी क्षमता हर हमेशा ठीक रहे। तो ये प्रतिरोधी क्षमता ठीक करने के लिए जो स्वास्थ्य का व्यापार शुरू होने वाला है उस पर नजर रखने की जरूरत है कि जो समर्थ लोग हैं वो तो दुकानों से खरीद कर इम्यून वाली दवा खा लेंगे, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है वो क्या करेंगे। तो मित्रों, केवल सूत्र में कह रहा हूं कि हमारे पुरखे कहते थे कि बासी पानी जो पिए नित ठर्रे खाए, मोटा दतमन जो करे ता घर बैदा न जाए। इस तरह की हजारों ज्ञान की चीजें मौजूद हैं। पीपल के बारे में, तुलसी के बारे में, अजमाइन के बारे में, गोल मिर्च के बारे में, हल्दी के बारे में, सैकड़ों जड़ी बूटियों के बारे में और दूसरे तौर तरीकों के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। इन सब चीजों पर एक बार नजर दौड़ाइए और अपनी परंपरा की जितनी अच्छी चीजें हैं उसको फिर से जिंदा कीजिए और आधुनिक विज्ञान में भी जो लेने लायक अच्छी चीजें हैं उसको भी खुशी खुशी लीजिए, ये कहते हुए कि आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः। जो कुछ भी दुनिया में अच्छी चीजें थी और अच्छी चीजें आएंगी हम उसको सर स्वीकार करेंगे
और इस संकल्प के साथ स्वीकार करेंगे, कहेंगे निज परोवेती गन्ना लघुचेत सा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम जीतेंगे और भारत दुनिया को नया संदेश देगा। भारत से दुनिया को बम की आशा नहीं है, हथियार की आशा नहीं है, हिंसा के तरीके की आशा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इटली के लोग जब गांव में भाग रहे थे तो रिपोर्ट आई है टेलीविजन पर, प्रेस के लोग पूछ रहे थे उनसे क्यों भाग रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि 3 कारण से भाग रहे हैं, हिंसा के कारण से, नशा के कारण से और व्यभिचार के कारण से। और इन तीनों से बचने का संदेश हमारी सभ्यता में है, हमारी संस्कृति में है। इसलिए दुनिया को हमसे विचार के बम की आशा है, तो विचार और आचरण का जो बम बनाना है, उसके लिए जब तक आप संकल्पित नहीं होंगे, जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आत्ममूल्यांकन नहीं करेंगे, अनुशासन में नहीं बंधेंगे, तब तक नए भारत का निर्माण नहीं होगा। और कोरोना के बाद के समाज का कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन चीजों पर हम वो निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे जो सबके लिए उपलब्ध हो, समाज के लिए उपलब्ध हो। क्या इस दिशा में हम अपने पुराने पंचायतों को ठीक कर सकते हैं? क्या हम ग्राम सभा को सक्रिय करने का संकल्प ले सकते हैं? इन सब चीजों पर विचार किया जाए। ये जो शक्तिहीन ग्राम सभा है, मित्रों, एक प्रश्न आया है, सत्ता विस्तार की आकांक्षा और भोग की आकांक्षा। यही असली प्रश्न है जिस पर विचार करने की जरूरत है। भारत में सत्ता पर बार बार विचार किया गया और हमारे पुरखों ने विज्ञान के शब्दावली में अगर समझना चाहें तो सत्ता को क्वांटम के रूप में स्वीकार किया। और अभी की जो दुनिया है वो फिजिकल फिजिक्स पर कम बात कर रही है। जो विद्वान प्रोफेसर हमें सुन रहे होंगे वो सोचेंगे इस पर, क्वांटम फिजिक्स की बात आ रही है। और इस क्वांटम फिजिक्स के इस बात को हमारे पुरखों ने कई कई बार कहा। हम अपने अगर दर्शनों को पढ़ेंगे तो उसमें मुझे दिखेगा। तो सत्ता जो स्वीकार की गई थी वो परम ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की गई थी, प्रकृति की सत्ता स्वीकार की गई थी, प्रकृति के रहस्यों की सत्ता स्वीकार की गई थी। इसलिए हम बार बार इस तरफ बढ़ते रहे, सत्ता का कम से कम हमारे जीवन में हस्तक्षेप हो। आज हम सरकारों के मोहताज हो गए हैं। सरकारों ने हमें कोशिश पूर्वक गुलाम बना रखा है। और देखिए समय का चक्र, सच तो यह है कि उसने हमें गुलाम बनाने के लिए जिस बाजार का साथ दिया, उस बाजारवाद ने सरकार को भी गुलाम बना लिया। इसलिए मुझे आज अपने प्रधानमंत्री पर, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पर गुस्सा नहीं आता है, मुझे तो दया आती है, हंसी भी आती है कि केवल सत्ता की आकांक्षा के कारण ये कितने तकलीफ भोग रहे हैं, अपने हृदय पर कितना हमला बर्दाश्त कर रहे हैं। भोग की आकांक्षा का एक प्रश्न है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भोग को तिरस्कार पूर्वक नहीं देखिए। भोग, हमारे पुरखों ने भोग की वकालत की है, लेकिन भोग की मर्यादा तय की, संयम तय किया। हमारे पुरखों ने यौन संबंधों के मामले में भी समभोग की बात की और उस संभोग के लिए भी मर्यादा तय की कि संभोग इसलिए करेंगे कि संतान उत्पन्न करना है, आमोद प्रमोद नहीं करना है। इसीलिए हमने अपनी स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा था, हमने अर्धनारीश्वर की कल्पना की थी, हमने सहधर्मिणी की कल्पना की थी। स्त्री शब्द का विकास हमने किया था। इसकी जो तरी हो, बेसिक फाउंडेशन ऑफ द क्रिएशन। हमारे पुरखे भोग के खिलाफ नहीं थे, लेकिन हम शुभ भोग करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के दरवाजों पर शुभ लाभ शब्द लिखा होगा।
हम लाभहीन नकली आदर्श नहीं कहना चाहते हैं। हम लाभ चाहते हैं, शुभ लाभ चाहते हैं, अशुभ लाभ नहीं चाहते हैं, अशुभ भोग नहीं चाहते हैं, सुभोग चाहते हैं, समभोग चाहते हैं। इसलिए सत्ता की दृष्टि से और भोग की दृष्टि से आज जब कोरोना के पहले, विस्फोट के पहले का समाज था, जिसने एक जीवन दर्शन दुनिया के सामने रख दिया कि जिंदगी का मतलब है खाओ पियो मौज करो, हम उस रास्ते पर बढ़ चले, उसका परिणाम है कोरोना। प्राकृतिक रूप से निकला हो या कृत्रिम हो, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये आगे आगे पता चलेगा। अगर कृत्रिम भी है तब भी, प्राकृतिक है तब भी, उसी होर का परिणाम है ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की लूट और ज्यादा से ज्यादा भोग। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा और सत्ता पर भी हमको विचार करना पड़ेगा कि हम सत्ता को अपने जीवन में क्या करेंगे। आदर्श की बातें मैं नहीं कहना चाहता। एक छोटा काम करिए मित्रों, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या हम अपनी ग्राम सभा को मजबूत बनाने का अभियान छेड़ सकते हैं? गांव की सत्ता गांव के हाथ में ले जाने की बात कह सकते हैं? नगर की सत्ता नगर के हाथ में ले जाने की बात कह सकते हैं? तो दिल्ली और पटना की सत्ता का कार्य विभाजन हो जाए, जिला की सत्ता का भी कार्य विभाजन हो जाए, गांव और नगर की सत्ता का भी कार्य विभाजन हो जाए, तो सत्ता थोड़ा विकेंद्रित हो, सत्ता नीचे तक आए। अगर इसको हम आने वाले राजनीति में स्थान देते हैं, अगर हम संपत्ति के बारे में फिर से पुनर्विचार करते हैं, जमीन की मालिकी के बारे में, जंगल की मालिकी के बारे में, और विकास की नीति बनाते समय हम व्यक्ति के बजाय समुदाय को केंद्र में रखकर विचार करते हैं, तो सत्ता का जो होर है वो थोड़ा कमजोर पड़ेगा। और होर के कारण जो वहां धमा चौकड़ी है, राजनीति और तमाम तरह के मंचों पर जो दूसरे तरह के तत्वों का जमावड़ा हो गया है, वो घटेगा। और अगर नीचे तक सत्ता आती है तो आने वाले समय में विषमता और अन्याय के खिलाफ सत्य के लिए जो संघर्ष होंगे, वो संघर्ष भी आसान होगा, क्योंकि सत्ता नीचे है और हम भी नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं। मित्रों, अंतिम तौर पर ये कहते हुए कि हम आप उपनिषद की परंपरा के लोग हैं, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उपनिषद। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, आओ नीचे निकट बैठो, संवाद करो। गुरु और शिष्यों का संबंध इतना मुखर था कि शिष्य पूछते हैं कि हम सबके पिता कौन हैं? गुरु कहते हैं कि हम सबके पिता परम ब्रह्म हैं। और शिष्य को इतनी आजादी है ज्ञान सीखने के लिए, इतनी आजादी उनको मिली थी कि वो पूछते हैं गुरु से कि अगर परम ब्रह्म हम सबके पिता हैं तो फिर उनके कौन? यहां से हमने ज्ञान को विकसित किया है, इसलिए हमको फिर से इस तरह की तमाम चीजों को तलाशने की जरूरत है। आपने मुझे गौर से सुना, ध्यान से सुना और इतनी देर तक सुना। मुझे लगता है कि मैं करीब 1.25 घंटा से जरूर बोल रहा हूं। आप सबको फिर से पुनः धन्यवाद, फिर से प्रणाम, और फिर से बीएनएमयू विश्वविद्यालय के तमाम विद्वज्जनों को, अधिकारी जनों को और तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हम अपने प्रिय सुधांशु को इस बात के लिए हम धन्यवाद देंगे कि हमारी ज्ञान की परंपरा में गुरु धन्य तब होता है जब शिष्य उसे पराजित करता है। तो जो आधुनिक ज्ञान है, जो आधुनिक मेधा है, वो हमारे दौर की मेधा नहीं है। हमारे दौर के तौर तरीके कुछ और थे। आप जिस दौर में हैं उसको समाज की अगली पीढ़ी तक ले चलिए और नई पीढ़ी को थोड़ी आजादी दीजिए इस बात के लिए कि वो तय कर सके कि हमारे कदम शुभ के तरफ बढ़ेंगे या अशुभ के तरफ बढ़ेंगे। हम उनको केवल ये बता दें कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है।
अगर हम इतना कुछ कर सके और शिक्षा को अगर हम सीखने से जोड़ सके, लर्निंग बाय डूइंग की तरफ बढ़ सके, तो मुझे लगता है कि इस काम के लिए गांधी का विचार, गांधी के प्रयोग, चाहे शिक्षा के सवाल हों, चाहे स्वास्थ्य के सवाल हों, चाहे विकास के सवाल हों, चाहे शासन के सवाल हों, हमको मदद कर सकते हैं। हमको गांधी से मदद लेनी चाहिए और दूसरे अन्य विचारों में भी जो सही चीजें हैं उसको लेने की हिम्मत और हौसला रखनी चाहिए। ये कहते हुए आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्रुतः। बहुत बहुत धन्यवाद।